हम बढ़ते हैं 1915 से 1915 से गांधी जी के बारे में। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका में ही थे तो इनसे मिलने गए थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, और गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था। वहां पे गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि भारत की जो स्थिति है बहुत ही नाजुक है, अगर आप आएंगे और तुरंत बिना जाने बूझे यहाँ की जो दशा है बिना उसे समझे बूझे अगर आप तुरंत कोई कदम उठा लेंगे तो यह गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए आप आएंगे और 1-2 साल तक कुछ नहीं करेंगे, केवल यहाँ की स्थिति को देखेंगे और देखने के बाद इसकी नस को पकड़ेंगे और उठा के पटक देंगे। ठीक, यानी कि अंग्रेज के बारे में समझेंगे, जानेंगे यहाँ की कमजोरियां क्या है, कैसे कैसे स्थिति है, उसके बाद अपना आप क्या करेंगे, विद्रोह वगैरह करेंगे। तो इसके बारे में जानकारी किसने दी थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो महात्मा गांधी ने आगे हाथ जोड़ लिए और कहा, अरे गुरुदेव आज क्या होंगे, आप हमारे राजनीतिक गुरु होंगे। तब से गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। अच्छा, 1915 में आए तो आने के बाद उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की, 1915 में की। ठीक, कहाँ पे, गुजरात नामक स्थान पे, वो साबरमती का स्थान है। अब उसी समय 1916, एक साल बाद 1916 में क्या हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। क्योंकि कांग्रेस ऐसा था कि जब भारत देश को आजाद कराने के लिए लोगों को एकत्र करके सभा करता था, उसे कहते हैं अधिवेशन। उसमें नए नए विचार आते थे, नए नए लोग जुड़ते थे, जिससे देश को आजाद कराने की बात की जाती थी। तो उस समय 1916 में क्या हुआ था, 1916 में लखनऊ अधिवेशन, क्या, लखनऊ अधिवेशन, यानी कि लखनऊ में कांग्रेस को बुलाया गया था। लखनऊ अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे, अध्यक्षता की बात की जाए क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, तो अध्यक्षता कर रहे थे एसी मजमूदार, यानी कि अंबिका चंद्र मजमूदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और यही वह अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। और यही था क्योंकि 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, उस सूरत के अधिवेशन में भारत को आजाद कराने के लिए 2 दल बटे थे, एक था गरम दल, एक था नरम दल। यानी कि नरम दल कहता था कि मैं बातचीत से बिना किसी हिंसा के भारत को आजाद कराऊंगा, और जो गरम दल था बिना तलवार और बिना लाठी बिना कट्टे से भारत देश आजाद नहीं होगा, इसकी बात वह कर रहा था। ठीक, यानी कि 2 दल थे। लेकिन जब 1916 आया तो इस लखनऊ अधिवेशन में जो एसी मजमूदार की अध्यक्षता हो रही थी, तो इसमें बात की गई कि भैया जो गरम दल है, नरम दल है, वह फिर से एक हो जाए। 1907 में सूरत के अधिवेशन में बटा था, यानी कि नरम दल अलग गरम दल अलग हुआ था। लेकिन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों एक हो गए थे। कौन कौन से आपके गरम दल, कौन कौन से आपके गरम दल, और एक कौन था, नरम दल। गरम दल और नरम दल ये दोनों एक हो गए थे। साथ साथ 1906 में मुस्लिम लीग भी बन गई थी, और मुस्लिम का एक समूह बन गया था, जिसे मुस्लिम लीग कहा जाता है। तो 1916 के इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग भी क्या हो गई, इनके साथ हो गई। अच्छा, अब मामला कट्टर को होगा क्योंकि गरम दल भी और मुस्लिम लीग ये सभी एक हो जाएंगे, तब भारत को आजाद कराने में थोड़ा और मजा आएगा। और इस अधिवेशन में जो अध्यक्षता थी एस सी मजूमदार की थी, बहुत से कांग्रेसी लोग शामिल थे जिनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी, वह शामिल थे। और इसी में महात्मा गांधी भी शामिल थे, और इसी में एक व्यक्ति और था जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला, इसी में शामिल था। अंत में महात्मा गांधी जी ने 15 में आए थे, 16 में शामिल हुए, और इस अधिवेशन में उन्होंने बाद में बहुत ही अच्छी तरीके से विस्तार किया, क्योंकि देश को 21 साल बाद वहाँ का जो इनका एक्सपीरियंस था वह यहाँ पे व्यक्त किए और आजाद कराने के लिए कुछ कुछ भाषण दिए। अब इनके भाषण से अन्य लोग मोहित हुए न हुए, लेकिन राजकुमार शुक्ला इनकी बातों से मोहित हो गया था। अब महात्मा गांधी से मिला, अब मिलने के बाद कहा कि महाराज कहियो हमारे यहाँ भी आइए। तो राम कुमार शुक्ला की बातों को महात्मा गांधी टाल नहीं सके, बोले कभी कभी आएंगे, जब आवश्यकता पड़ेगी बुलाना, नहीं तो हम कभी कभी टहलते हुए आएंगे। और जस्ट 1 साल बाद इनकी आवश्यकता पड़ ही गई, किसको, राजकुमार शुक्ला जी को। तो 1907 में क्योंकि महात्मा गांधी वहां सीखे थे सत्याग्रह, सत्य की आग्रह करना, सत्य के राह पे चलना, सत्य को कभी नहीं छोड़ना। लेकिन इनके पास 2 चीजें थी, एक सत्याग्रह, एक भूख हड़ताल। ये 2 चीज वहां के रस्किन बॉन्ड और ली टॉलस्टॉय से सीख के आए थे, क्योंकि वहां पे
उनको अनेक बार जेल जाना पड़ा और पुस्तकों के बारे में ही उन्होंने अध्ययन किया। तो वहाँ रस्किन बॉन्ड और लियो टॉल्स्टॉय से इन्होंने सीखा था भूख हड़ताल और किसको करना, सत्याग्रह करना। तो 1907 में महात्मा गांधी जी 1917 में महात्मा गांधी भैया क्या किए, चंपारण सत्याग्रह। क्या किए, चंपारण सत्याग्रह किए। अच्छा, ये चंपारण सत्याग्रह है क्या, ये है क्या? तो उस समय जो चंपारण था, क्या चंपारण एक बिहार का जिला है। इस चंपारण जिले में लोग नील की खेती करते थे। अच्छा, नील की खेती कहे करते थे? क्योंकि इनसे नील की खेती करवाते थे कौन, अंग्रेज लोग। और नील की खेती से तो प्रॉब्लम, पहली बात 3 से 4 वर्ष बाद खेत बंजर हो जाता है, साथ साथ इससे खतरनाक बीमारी भी उत्पन्न होती है। तो हर साल, और कितने भाग पे था, तो 3/20 भाग, यानी कि इससे कहते हैं क्या, 3 कठिया व्यवस्था, 3 कठिया प्रथा या 3 कठिया व्यवस्था, यानी कि 3/20, यानी कि 20 भाग हो तो इस 20 भाग के 3 भाग पर क्या करेंगे, आप नील की खेती करेंगे। और नील की खेती से हर 3-4 साल बाद खेत बंजर और साथ साथ लोगों को बीमारी होती थी। इससे किसानों के अनेक प्रकार की समस्याएं होती थी और उनका 2 से 3 साल बाद खेत बंजर होता था। और जो भाग बचता था जिसमें उन्हें अनाज उगाते थे, उन पे अधिक मात्रा में टैक्स भी लिया करते थे। इन सभी बातों से जो वहाँ किसान थे बहुत ही नाराज थे। और उस समय वहाँ के जो बढ़ते हुए नेता थे जिनका नाम था क्या, राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था उनका, नाम था क्या, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला क्या थे, उस समय वहां के उभरते हुए क्या थे, एक नेता थे। कहाँ के, चंपारण के। अब चंपारण के नेता राजकुमार शुक्ला अब महात्मा गांधी जी को बुलाया, कहाँ पे, चंपारण में, इस 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त करने के लिए। अब महात्मा गांधी भैया अपने दल बल के साथ गए, लेकिन वहां के जो अंग्रेज थे उनको मिलने से, जो अंग्रेज था महात्मा गांधी से मिलने के इनकार कर दिया। भैया पूछा ये कौन 2-3 लुंगी पहने आए व्यक्ति हैं, इनसे कौन मिलेगा? तो महात्मा गांधी जी गुस्सिया गए, वापस गए। और वापस आने के बाद फिर पुनः दल बल को एकत्र करने के बाद 1917 में फिर उस अंग्रेज से बातचीत की और बातचीत करने के बाद जो 3 कठिया व्यवस्था उसको समाप्त कर दिया। यानी कि महात्मा गांधी भारत में पहली जीत हासिल कर लिए। ठीक, 1917 में चंपारण सत्याग्रह में जो 3 कठिया व्यवस्था थी वह समाप्त हो गई। अब क्या होगा, मुख्य रूप से लोग खेती करेंगे, उस खेती के ऊपर टैक्स देंगे। जो नील की खेती अंग्रेज उसे जबरदस्ती करवा रहे थे, अब क्या होगा, इस नील की खेती होगी नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त किया और महात्मा गांधी ने इस चंपारण सत्याग्रह में सफलता प्राप्त कर ली। अच्छा, अब आ गया 1918 का दौर। क्या गया, 1918। क्योंकि अगर आप एक सफलता पाते हैं तो आपको ये पीछे बहुत से ऐसे लोग पड़ जाते हैं कि भैया हमारे यहाँ समस्या है, हमारे यहाँ समस्या है, तो इन समस्याओं को हल कीजिए। तो महात्मा गांधी भी उस समय जीत गए थे। जीतने के बाद 1918 आया। अब 1918 में क्या हुआ, 1918 में मामला हुआ, क्योंकि 1918 में 2 मामला था। एक था क्या, खेड़ा आंदोलन। क्या था, खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन क्या था, यह था कि खेड़ा पहले बात है कहाँ पे, तो गुजरात में है। कहाँ पे है, तो गुजरात में है। अब वहां पे जो किसान थे, इन किसानों से भारी भरकम अनाज के ऊपर टैक्स लेते थे कौन, अंग्रेज लोग। अब उस टैक्स से चाहे वह खेती हो चाहे खेती ना हो, सूखा हो, महंगाई हो, कुछ भी हो, लेकिन उनके ऊपर टैक्स वैसे का वैसे रहता था, टैक्स में कोई कमियां गिरी नहीं। तो उस समय, क्योंकि आपको पता है कि 1914 से 1918 के बीच क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। क्या, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम इस विश्व युद्ध के दौरान भारत में भी इसका असर पड़ा, क्योंकि अंग्रेज भारत में भी थे और यहाँ पे जो महंगाई थी वह चरम सीमा पे हो गई। जो महंगाई थी वह बहुत बढ़ गई और साथ साथ यहाँ पे समय पे महामारी, क्योंकि तकनीकी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, यहाँ पे जो सूखा हुआ था वह पड़ रहा था। यहाँ पे फसलों के ऊपर महामारियां आ रही थी, लोगों के ऊपर भी महामारियां आ रही थी, जिससे उस समय फसल नष्ट हो गई थी। जब फसल नष्ट हो गई थी तो जो खेड़ा के व्यक्ति थे वह कर देने से इनकार कर दिए। जब कर देने से इनकार कर दिया तो अंग्रेज उन्हें बंदी बनाने लगे। तो महात्मा गांधी को बुलाया गया और बुलाने के बाद महात्मा गांधी ने क्या किया,
गुजरात में पहुंचे और पहुंचने के बाद वहां पे जो कर है उस कर व्यवस्था को समाप्त कर दिया। यानी कि उन्होंने क्या किया कि न्यायालय में याचिका दायर कराई कि सभी व्यक्तियों के ऊपर कर न लगाया जाए, वास्तव में जो कर देने के योग्य हैं कर उन्हीं के ऊपर लगाया जाए। ठीक, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, इस प्रकार थोड़ी मोड़ी सफलता वहां पर भी प्राप्त कर ली। यानी कि दो सफलता, 1917 में चंपारण वाला और 1918 में खेड़ा आंदोलन। और 1918 में एक मामला इनका और हो गया था, 1918 में इनका एक मामला और हो गया था। उस मामले को कहते हैं क्या, अहमदाबाद मिल मजदूर। क्या कहते हैं, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। क्या, मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, उस मामले को कहा जाता है। इसमें क्या हुआ गया था, इसमें पंगा हो गया था, क्योंकि उस समय मैंने बताया कि आपका जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। अब इस युद्ध का प्रभाव भारत में पड़ा था, जिससे यहाँ पे अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, महंगाई एकदम चरम सीमा बढ़ गई थी। ठीक, लोग खाने के लिए यहाँ पे मर रहे थे। तो अहमदाबाद मिल मजदूर के अंतर्गत, मिल मजदूर के अंतर्गत कहा गया कि लोगों को 35 यानी कि 35% बोनस दिया जाएगा। क्या, बोनस दिया जाएगा, क्योंकि जो महंगाई बढ़ी है इस युद्ध के दौरान, उस महंगाई के बदले आपको मजदूरी मिलेगी, मजदूरी के साथ साथ आपका 35% बोनस भी मिलेगा। और उस समय एक भयंकर बीमारी आई थी जिसका नाम था प्लेग, कोरोना की तरह बिल्कुल थी। तो प्लेग बीमारी में लोगों का जो हाथ पैर था सड़ जा रहा था, जिससे वहां के जो मजदूर थे वो काम छोड़ के भाग रहे थे। तो उनको यह जो वहाँ के मालिक थे उन्होंने ऐसे दिलाई आशा कि भैया अगर आप काम छोड़ के नहीं जाते हैं तो आपको 75 यानी कि 75% आपका वेतन दिया जाएगा। यानी कि अगर आप 100 रुपये दिन में कमाते हैं तो 100 रुपये में आपका 75% यानी कि 75 और ऐड कर लीजिए, तो एक दिन का वेतन आपको कितना मिलेगा, 175 रुपये मिलेगा। उसके साथ इन सभी के ऊपर क्या मिलेगा, आपको 35% का अलग से बोनस मिलेगा महंगाई के कारण। ठीक, तो इन सभी से जो वहां के भाई मजदूर थे, क्योंकि जिनको पैसे की आवश्यकता थी, अपने परिवार को ध्यान में नहीं रखा और वहां पे लगातार काम करते रहे। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई तो वहां के जो मालिक थे, मिल मालिक, उससे इस प्रकार की जो व्यवस्था का वादा किए थे इसको देने से मुकर गए। जब मुकर गए तो वहां के जो मजदूर लोग थे वह लोग आंदोलन करना शुरू किया और इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी को मुख्य भागीदार बनाया गया, क्योंकि महात्मा गांधी 2 बार इस खेड़ा में और चंपारण में सफलता प्राप्त कर लिए हैं। इसी मामले को देखते हुए महात्मा गांधी क्या करिए, सबसे पहली बात मजदूरों को लेके, कहां पे, मजदूरों को लेके भूख हड़ताल, क्या, मजदूरों को लेके भूख हड़ताल कर दिया, भूख हड़ताल कर दिया। और वह क्या किए भाई, मजबूरी बस जो मालिक थे, जो मिल मालिक थे, उन मिल मालिकों को अपने इस वादे को बाद में देना पड़ा। और इस प्रकार महात्मा गांधी जी 3 प्रकार की आंदोलनों में सफलता प्राप्त कर ली है। एक का नाम है चंपारण, एक का नाम है खेड़ा, एक का नाम है अहमदाबाद। अब इन्हीं सभी बातों से धीरे 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 देखा गया कि जो भारतीय लोग हैं उनका जो रुख है वह क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। तो उसी समय 1919 में एक भारत शासन अधिनियम आया था, उसका थोड़ा सा अंश सर सिडनी रॉबर्ट नामक एक अंग्रेज था, उसने क्या कर दिया था, एक अपना अलग कानून बनाया था जिसका नाम था रोलेट एक्ट। वह बढ़ते हुए भारत में क्रांतिकारी प्रभाव को कम करने के लिए बनाया गया था और इसका प्रभाव भारत देश पे बहुत ही बाखूबी तरीके से पड़ा था। अच्छा, पहले से इसको थोड़ा सा आप अगर चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, अन्यथा मैं इसको रद्द कर रहा हूँ, आगे घटना आपको बता रहा हूँ। तो क्या लगे थे आपका, सर सिडनी 1919 में 1919 में सर सिडनी रोलेट नाम का एक क्या था, अंग्रेज था। वह अंग्रेज ने क्या किया, एक अपना अलग सा कानून बना के भारत में भेजा जिसका नाम है रोलेट एक्ट। क्या नाम है, रोलेट एक्ट नाम है। इस रोलेट एक्ट का काम क्या था, रोलेट एक्ट, इसका काम क्या था, इसका काम यह था, इसका उद्देश्य यह था कि बढ़ते हुए प्रभाव को
सॉरी बढ़ते हुए क्रांति के प्रभाव को रोकना क्या था, इसका प्रमुख उद्देश्य था। और इसी के अंतर्गत उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया कि किसी भी व्यक्ति को अगर क्रांतिकारी करते हुए मिल गया या क्रांति के बारे में बात करता हुआ मिल गया या जिसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है सब व्यक्ति में मिल गया, तो उसे हम बिना किसी सबूत के उसे उठा के 2 साल तक जेल में डालेंगे और इसकी खूब धुलाई भी करेंगे। ऐसा वह लोग इस कानून में बनाए थे। यानी कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पे उसे उठाएंगे और 2 वर्ष तक उसे हम जेल में डाल देंगे। यह ऐसा कानून करता था। तो महात्मा गांधी भैया कमजोर नहीं थे तो कहे ऐसा कुछ नहीं होगा, ये काला कानून है। तो महात्मा गांधी जी ने इस रोलेट एक्ट को क्या कहा, काला कानून कहा। क्या कहा, काला कानून कहा। और मोतीलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने इसे कहा बिना अपील, यानी कि बिना किसी अपील के, बिना किसी वकील के और बिना दलील, बिना किसी सुनवाई के क्या है, यह कानून है। और इसमें किसी भी व्यक्ति को उसके शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा। तो इसका विरोध भी भारत देश में बहुत ही जोर शोर से हुआ। अब महात्मा गांधी इसका विरोध कर रहे थे। अब उधर पंजाब में भी महात्मा गांधी जी को बुलावा आ गया उनका। महात्मा गांधी जी को भी अब पंजाब में बुलाने की बात लोग कर रहे थे। अब इसी घटना के बाद क्या होगा, आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि वीडियो हो जा रही लंबी, क्योंकि गांधी बड़ा चैप्टर है जिसको हम एक एक करके सभी घटनाओं को बाखूबी तरीके से पढ़ेंगे। तो आज इतना आपका काफी हो गया, आप उसको लिख लेंगे, समझ लेंगे, दोहरा लेंगे। अब मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।